खबरों के हर एस्पेक्ट के साथ मैं हाजिर हूं अजय कुमार मिस्टर एनालाइजर में, आपको यह बताने के लिए कि कौन सी खबरें आपकी जिंदगी के लिए है बहुत महत्वपूर्ण। मिस्टर एनालाइजर में क्या क्या खबरें हैं जिन पर आज हम खास तवज्जो देकर आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला विश्लेषण हम करेंगे विपक्ष की एक क्षम्य धार्मिकता। यह राजनीति कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फलती है और फूलती है, लेकिन विपक्ष यहां पर आकर फूल जाती है। इस पर करेंगे चर्चा, परतें आपके सामने रखेंगे। फिर हम बात करेंगे चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इकोनॉमिक स्ट्राइक किया है। 100 लाख करोड़ के चीन के निवेश को चीन से छीनकर भारत में लाने की कोशिश भारत कर रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है जिसे भारत अंजाम देने जा रहा है। इसकी परतें आपको बताएंगे। तीसरा विश्लेषण हम करेंगे कि विश्व कप फुटबॉल को लेकर कतर की तैयारियां क्या हैं। जनाब, जब आप इस चकाचौंध को देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पूरे के पूरे एयरफोर्स और लड़ाकू विमानों को किराए पर ले लिया है कतर ने। परतें बताएंगे आपको इसकी तमाम बारीकियां भी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी के नाम पर सेलिब्रिटी लगातार समझौता करते चले जा रहे हैं। फिल्में ऐसी बन रही हैं जो राम के नाम पर जरूर हैं, लेकिन राम के नाम को बदनाम करती है। इस पर हम लगातार बड़ी चर्चा भी करेंगे। तो आज की पहली बड़ी खबर जिसको हम आपके सामने विस्तार से प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हिंदू परिदृश्य जब तक आपके साथ है तब तक आप पूरे देश में अपने वर्चस्व को रख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने धर्म, अपनी आस्था को कहीं भी छिपाते नहीं हैं। चाहे दशहरे का मौका हो, चाहे मां देवी के पूजा अर्चना का मौका हो, 9 दिनों तक पूरा उपवास रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ नींबू पानी पीकर अपना काम चलाते हैं और इसके बाद भी पूरे दमखम के साथ पूरे देश के लिए काम करते हैं। लेकिन जब ऐसी बातें विपक्ष के सामने आती हैं तो विपक्ष जो कि नकल करने की कोशिश करता है वो चारे खाने चित हो जाता है, मुंह के बल गिर पड़ता है। तो क्या है ये राजनीति और क्या है ये रणनीति, इसकी परतें अब आपके सामने रखते हैं। हम सब नवरात्र के इस जश्न को देख रहे हैं, मना रहे हैं, जी रहे हैं। दशहरे के अवसर पर पूरी दुनिया के सामने आज देश तैयार है और इसके साथ साथ कल दशमी है, तो हम रावण दहन की पूरी तैयारियां भी कर रहे हैं, भारत में भी और विदेश में भी। दशहरे के साथ साथ शक्ति की पूजा और उपासना किस तरह से देश की राजनीति को भी प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण अब हम करने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। चंडेश्वरी देवी मैसूर में जाते हैं, पूजा करते हैं। कालीपाटन मेरठ पहुंचते हैं, वहां पर पूजा करते हैं। दक्षिणेरी काली मंदिर पहुंचते हैं, वहां पर पूजा करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर पहुंचते हैं, वहां शक्ति की पूजा करते हैं। अंबिजिया का मंदिर पहुंचते हैं, वहां पर पूजा करते हैं। जोगेश्वरी देवी पहुंचते हैं, वहां पर पूजा करते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए जो अंबा देवी की पूजा के दौरान उन्होंने सामने रखी। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको लगता है कि कितने तन्मय तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपनी पूजा को कर रहे हैं बल्कि एक संदेश पूरे देश के सामने किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल वासंतिक और शारदीय नवरात्र का व्रत रखते हैं। नवरात्र के व्रत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने आपको बताया, सिर्फ पानी पीते हैं, लौंग खाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर शक्ति मंदिर की उपासना भी करते हैं, वहां भी पहुंचते हैं। विदेश की यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर भी जो भी मंदिर संभव हो सकता है वहां दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप पुरानी तस्वीरों और फोटोजों को देखें तो शक्ति की उपासना करती हुई इनकी ये तस्वीरें खुद ब खुद स्थापित करती हैं कि उन्होंने कभी कोई मौका छोड़ा ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातनी धर्म और उसकी आस्था को, उसकी उपासना की पद्धति को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में कतई नहीं हिचकिचाते। वो भारतीय जनता के सामने नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता को प्रेरित करते हुए दिखते हैं। वो किसी एक चुनाव या किसी एक चुनाव के समय पर सनातनी परंपरा को प्रदर्शित नहीं करते। वो हिंदू संस्कृति को जीते हैं और जीने के साथ साथ उसका एहसास भी भारतीय लोगों को, भारतीय वोटर को कराते जाते हैं। अब यहीं से निकल कर आती है उनकी राजनीति की दिशा भी, धर्म। धर्म के आधार पर राजनीति करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की। धार्मिकता को उन्होंने अवसरवादिता में तब्दील नहीं किया,
और न ही अवसरवादी राजनीति को देश की धुरी बनाई। न जनता को और न विपक्ष को और न ही दुनिया को उन्होंने कभी इस बात पर कभी भी आमदा करने की कोशिश की कि वह अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के हर त्यौहार को हर पल जीने का पूरा एक तरीका है उनका, और पूरा समाज जब उस रंग में रंग जाता है तो उसी रंग में रंगे हुए खुद देश के प्रधानमंत्री भी दिखाई देते हैं। दशहरे का मतलब क्या है हमारे जनमानस में? असत्य पर सत्य की जीत, और इसका प्रतीक है भारतीय राजनीति का इतिहास, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि हिमाचल में पहुंचकर कुल्लू में दशहरा मनाने वाले हैं। 5 अक्टूबर को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू में होंगे। कुल्लू में दशहरे के जश्न में वो शामिल होंगे और भगवान रघुनाथ का रथ भी खींचेंगे। हिमाचल के कुल्लू के दशहरे की एक अपनी अलग ही छटा है, क्योंकि कुल्लू का दशहरा भगवान राम की नगरी अयोध्या में आमतौर पर बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला दशहरे से बिल्कुल अलग है। कुल्लू के दशहरे का इतिहास 372 साल पुराना है और कुल्लू में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले का दहन नहीं किया जाता। यहां रावण दहन नहीं होता बल्कि लंका दहन किया जाता है। दशहरे में कुल्लू में राम रथ की यात्रा निकलती है जो कि 6 दिनों तक चलती है। रथ में रघुनाथ जी, माता सीता, मां हिडंबा की प्रतिमाओं को रखा जाता है और इसके बाद 7वें दिन रघुनाथ जी के रथ को लंका दहन के लिए ब्यास नदी के पास ले जाया जाता है, जहां पर लंका दहन किया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको कुल्लू की ही दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह भी, ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये कुल्लू की हैं, और अब हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने भी आज जम्मू में मां वैष्णो देवी के दर पर जाकर अपना शीश नवाया। हालांकि उनके आने से पहले जम्मू में बम विस्फोट की जानकारी जरूर मिली थी, एक जेल की डीजीपी की हत्या की बात भी हुई, लेकिन जब अपनी भक्ति की बात आती है तो ऐसे में वो किसी भी तरह के डर को किनारे करके कैसे भक्ति में सराबोर गृह मंत्री अमित शाह हैं। इनकी तस्वीरें भी अभी आप स्क्रीन पर देखिए। चाहे सीमा पार आतंकियों को संदेश देना हो या जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वासित करना हो कि नवरात्र में मां के दर्शन करने में बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, पूरा देश का तंत्र आपके साथ खड़ा है। यह अपने आप में बताता है कि कैसे आज भारतीय राजनीति धर्म की धुरी को भी अपने साथ लेकर चल रही है। इससे पहले कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएं। जब गणपति महोत्सव का वक्त था उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में सबसे प्रसिद्ध गणपति पंडाल मुंबई के राजा में पहुंचे थे। गणपति के चरणों में उन्होंने वंदना की थी और वहां गणपति से आशीर्वाद भी लिया था। यानी कि अगर आप देखें तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जिन्हें आमतौर पर हम मानते हैं कि वो शासन में नंबर 2 के तौर पर हैं, हर धार्मिक अवसर पर ये दोनों नेता प्रखरता से अपने धर्म, अपनी आस्था को प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। अमित शाह खुलकर मंदिरों में पूजा प्रदर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, और इसे अवसरवादिता या अवसरवादी धार्मिक राजनीति के तौर पर बिल्कुल प्रस्तुत नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता भी इस तरह की राजनीति से कहीं परहेज नहीं करते। अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ पीठ में न सिर्फ नवरात्र की अष्टमी के समय शास्त्रीय विधान से पूजा की है, बल्कि आज कंचक के मौके पर पीठाधीश्वर होने की वजह से उन्होंने बड़ी शोभा यात्रा भी निकाली और सुबह सुबह बच्चियों का इस तरह से पूजन भी किया। मुख्यमंत्री होते हुए महंत योगी आदित्यनाथ अपने महंत होने को कहीं पीछे नहीं छोड़ते। हर धार्मिक अवसर पर गोरखनाथ पीठ पर मौजूद रहते हैं। नवरात्र में अष्टमी की विधिवत पूजा करते हैं, आरती करते हैं। उनकी आरती करती ये तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सत्ता और धर्म को साथ लेकर चलने का विश्वास जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते और जीते हैं, यह प्रदर्शित करती है एक अलग तरह की राजनीति। आपको दिखा रहे हैं हम ये 3 तस्वीरें। एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी के मंदिर में पहुंचकर आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं वैष्णो देवी के मंदिर में, आरती कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आप देखिए यहां पर कंचकों की पूजा कर रहे हैं और उसके बाद खुद आगे बढ़कर बच्चियों को खाना खिलाते हैं
और एक महंत के तौर पर अपनी शोभा यात्रा भी बाहर निकालते हैं। अब आप इसे संस्कृति, धरोहर, इसके साथ साथ धर्म को साथ लेने की बात कर सकते हैं। यानी कि धर्म और राजनीति को एक साथ लेकर चलने का सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति भारत में पूरे तरीके से आगे चल सकते हैं। आप इसे सांस्कृतिक समाजवाद भी कह सकते हैं। सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद होने वाले लोग की कमी नहीं है और हम सब जानते हैं कि देश की नींव ही धर्म और शास्त्र और उसके साथ साथ राजनीति को साथ लेकर चलने की बात होती, तभी तो धर्मार्थ और शास्त्रार्थ की बात होती है। इसी वजह से आज तक हम देखते चले आए हैं कि सनातन युग से देश की राजनीति का मंदिर रहा करते थे, क्योंकि धर्म और शास्त्र को साथ साथ जब आप राज के साथ जोड़ते हैं तो आप एक धर्मयुक्त राज की बात करते हैं। लेकिन जब नए दशक की राजनीति भारत में देखो मिली तो राजनीतिक विषमताएं भी अलग अलग होती हुई दिखाई दी, जिसमें जनता जनार्दन बन गए और वोटर को वोट बैंक में राजनेताओं ने तब्दील करने की कोशिश की। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति की उपासना करते हुए दिखाई देते हैं, शिव के उपासक के तौर पर बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं, तो उसकी एक अलग परिकल्पना भी होने लगी कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह आधिपत्य है कि वो शिव के भक्त के तौर पर अपने आप को सामने रख सकते हैं। जी हाँ, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को शिव भक्त के तौर पर प्रस्तुत करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। काशी का कायाकल्प किया, उसके साथ जब आपको ये तस्वीर केदारनाथ की, वहाँ पहुँचे, पूरी पूजा की जो अर्चना है, विधिवत पूजा उन्होंने वहाँ पर की, ये भी आपके सामने देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से धर्म को साथ संगत किया है। नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो हर हिंदू के दिल में यह आस जरूर जागी कि पहला मौका मिले नेपाल पहुंचे और पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही राम मंदिर आंदोलन को एक अग्रणी मुद्दा लेकर सामने रखा और भारतीय राजनीति से धर्म को जोड़ने की एक बड़ी कोशिश की, लेकिन जब दूसरे तमाम नेताओं ने इसे अपने आचरण में शामिल करने की कोशिश की तो उनकी विफलता किस तरह से दिखी, अब आपके सामने रखते हैं। यह आपको ताज़ा तस्वीर हम दिखा रहे हैं सोनिया गांधी की, जिनको आप अब देख रहे हैं। ये 2013 की तस्वीरें हैं, जब रामलीला मैदान में दिल्ली में सोनिया गांधी ने राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में जिन लोगों को वहाँ पर रामलीला के अवतार पर देखा था, उनकी आरती की थी। लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक अलग दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। इस तस्वीर को देखने के बाद भी क्या किसी में सोनिया गांधी को लेकर यह भाव निकला कि धर्म संगत राजनीति करने की बात सोनिया गांधी करेंगी? सोनिया गांधी सेकुलर राजनीति कर सकती हैं। सोनिया गांधी एक सेकुलर तौर पर राजनेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकती हैं, लेकिन धर्म संयुक्त राजनेता के तौर पर क्या वो अपने आप को, अपनी छवि को स्थापित कर पाएंगी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रही हैं। वो पैदल चलेंगी, पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए और पूरे देश की एक सूत्र में बांधने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर सोनिया गांधी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मैसूर में होते तो वो क्या करते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में दशहरा की यात्रा में जरूर शामिल होते। अब सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी, मैसूर को क्रॉस करेंगी, लेकिन वो दशहरा यात्रा में नहीं होंगी। इसी को आप कहते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। जो असल है वो असल है, बाकी लोग उसके पिच पर आकर खेलते रहते हैं। यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से कांग्रेस के तमाम नेता जो धर्म के आधार पर भी अपने आप को हिंदुओं के करीब लाने की कोशिश करते हैं, वो भी विफल हो जाते हैं। अब सोनिया गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में जरूर दिखती हैं। उन्होंने कई मौके पर, जब यूपीए की सरकार थी, तो रामलीला के मैदान में पहुंचकर रावण वध भी किया है, रावण दहन को खुद अपने हाथ से अंजाम भी दिया है। लेकिन जब मैसूर में दशहरे की यात्रा निकलेगी, उस वक्त सोनिया गांधी आपको नहीं दिखाई देगी। आखिरकार ये दुराव जब होता है तो ये बताता है कि आप अपने धर्म को अपने निहित नहीं अंतर्गत कर पाए हैं। आपका धर्म एक एलियन चीज है, आप उसे अपनाते हैं दिखाने के लिए, जब आप उससे पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं। दशहरा एक हिंदू त्योहार है, भगवान राम से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस भी एक खास समुदाय को यह संदेश
दे सकती थी, लेकिन नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी सेकुलर छवि प्रभावित होगी, उसका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है। शायद इसीलिए सोनिया गांधी दिल्ली में दशहरे के मौके पर दिखाई तो देती हैं जरूर, लेकिन मैसूर में जब दशहरा की यात्रा निकलेगी तो उस समय सोनिया गांधी आपको नहीं दिखाई देगी। अब जरा प्रियंका गांधी की चर्चा कर लेते हैं। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, उसके साथ ही उनके हिंदू अवतार को बड़े पैमाने पर हम सबों ने स्क्रीन पर देखा। प्रियंका गांधी प्रयागराज में संगम में स्नान करते हुए भी दिखाई दी, काशी विश्वनाथ में भी वो दर्शन करती हुई दिखी और शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंची। लेकिन यह सब कुछ उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ही सीमित रहा। चुनाव खत्म हुआ, प्रियंका गांधी का हिंदू अवतार भी दब गया। राहुल गांधी की बात कीजिए। राहुल गांधी ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा 2017 में जो अपने आप को शिव भक्त के तौर पर प्रस्तुत न कर पाए। गुजरात का विधानसभा का चुनाव था, जनेऊ पहने राहुल गांधी वहां पर दिखाई दी, अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे, लेकिन क्या फायदा निकला? कांग्रेस क्या राहुल गांधी के शिव भक्त के इस छवि को किसी भी तरीके से साबित कर पाई? उस वक्त उनके गोत्र का मुद्दा उठा और उन्हें अपने नाना जी के गोत्र से अपने आप को जोड़ना पड़ा, जो कि किसी भी तरीके से उनके साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि आपका गोत्र आपके पैतृक स्थान से आता है, आपके मातृ स्थान से नहीं आता। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएं कि वर्ग से अपने आप को जोड़ने की कांग्रेस की हमेशा से कोशिश रही है, और इसीलिए जब आप अलग अलग नेताओं को जो आज विपक्ष में खड़े भारतीय जनता पार्टी के, उनके हिंदू अवतार को देखते हैं तो सवाल उठते हैं कि भाई ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों नहीं प्रदर्शित करते? अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लीजिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। उनका ये वीडियो बहुत सर्कुलेट हुआ। दिल्ली में चुनाव से पहले उन्होंने स्टेज पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब ये पाठ किया तो अपने आप में बहुत चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद हनुमान चालीसा गायब है। देखिए बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फल चार। तो जाहिर सी बात है, जब राजनेता अपने राजनीतिक छवि के साथ साथ अपने धार्मिक छवि को भी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त अगर उसमें सच्चाई नहीं होती है तो जनता उसे स्वीकार नहीं करती। भारत की जनता, जहां तक हम हिंदू बहुसंख्यक की अगर बात करें, तो धर्म के मामले में बैलेंस की नीति को नहीं अपनाती, और यही वजह है कि कांग्रेस की तमाम कोशिशें हमेशा धराशायी होती रही हैं। 2014 में चुनाव के नतीजे देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों पर अपनी जीत हासिल की, कांग्रेस 44 सीटों पर सिमटी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बढ़ाती गई, 303 सीटें जीत पाई, कांग्रेस 52 सीटों पर सिमटी। यानी कि साफ है, अगर कोई भी पार्टी भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को आकर्षित करने के लिए अगर अपने साथ धर्म युक्त राजनीति की बात करेगा, तो महात्मा गांधी की याद करते हुए जनता के दिलों में पहुंचेगा। धर्मयुक्त राजनीति का मतलब यह नहीं होता कि किसी एक धर्म के तौर पर ही आप अपने आप को प्रदर्शित करें। जो भी आपका धर्म है, जब आप उसे प्रदर्शित करते हैं और जनता के सामने निर्णायक तौर पर दिखाई देते हैं, तो आपको एक अलग छवि में जनता देखेगी। पूरी दुनिया में आप उठाकर देख लीजिए, क्या अमेरिका में एक कैथोलिक के अलावा कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है? यह सवाल मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूं। क्या अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति नॉन कैथोलिक बन सकता है? क्या कोई प्रोटेस्टेंट वहां पर राष्ट्रपति बन सकता है? यकीनन नहीं। यही बताता है आपको कि आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात मत कीजिए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए साहब, राजनीति और धर्म अगर आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो बहुत बड़े बहुसंख्यक समुदाय तक आप नहीं पहुंच सकते। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। चीन की बात करते हैं, इसका एनालिसिस आपके सामने। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन में विस्तारवादी नीति के तौर पर उसने हिंदुस्तान और अन्य देशों पर अपने तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अगर चीन को उसकी जगह पर वापस रखना है तो उसके लिए बस एक रास्ता है, वो है चीन की अर्थव्यवस्था पर कड़ा प्रहार। और यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान तैयार किया है जिसमें चीन को परास्त किया जाएगा। यह प्लान क्या है, अब आपके सामने रखते हैं।
16 अलग अलग मंत्रालयों को एक साथ लाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे यूनिफाइड प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर जो भी विदेशी निवेशक है वो आकर एक ही साथ सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर अपने विदेशी निवेश को अनुमति पा सकता है और उसके आधार पर हिंदुस्तान में निर्माण का कार्य शुरू कर सकता है। एफडीआई की जल्द से जल्द मंजूरी मिले इसलिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर ना समय लगेगा, ना खर्च लगेगा, ना किसी तरह के भ्रष्टाचार की बात निकल कर आएगी। भारत सरकार ने यह ऐसा क्यों किया है, पहले यह समझिए। यह इसलिए किया गया है कि चीन को नियंत्रित करना भारत के लिए बहुत आवश्यक था। चीन में अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पर लेबर बहुत सस्ता है, कर्मचारी की कीमत बहुत कम है, वहां पर उसे बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ चीन की सरकार कई तरह की सहूलियत देती है। अब भारत ने अपने तमाम पहले के जो कानून थे उन्हें निरस्त कर दिया है। अलग अलग विभागीय मंजूरी में जहां 4-4 महीने लग जाते थे वहां किसी भी प्रोजेक्ट को खड़ा करने में अच्छों की खाट खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत को बढ़ा दिया जाता है, उसके लिए तमाम सिंगल विंडो सिस्टम लगा दिया जाता है और उसके आधार पर पूरी प्रक्रिया को संचालित कर दिया गया है। यानी कि पहले के मुकाबले और विदेशी कंपनियों को बहुत आसान हो गई है, जिसकी वजह से आगे बढ़ते हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से चीजें बहुत आसान हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस पूरे मामले को गति शक्ति योजना के तौर पर सामने रखा है, जिसमें चीन से 100 लाख करोड़ के उद्योग भारत में लाने की योजना तैयार की गई। भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सभी कंपनियों से संपर्क कर रहा है जो भारत में निर्माण का काम शुरू करना चाहती हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जो फिलहाल चीन में अपना काम कर रही हैं। तो भारत इन कंपनियों पर विशेष तौर पर फोकस कर रहा है जो कि चीन से अपने निवेश को उखाड़ कर हिंदुस्तान में अपना प्लांट लगाने की तैयारी करें। इसी को आप कह सकते हैं आर्थिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक। इसके साथ ही चीन की कमर तोड़ने में भी कोई कसर भारत नहीं छोड़ने जा रहा। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। प्रधानमंत्री की इसी वाणी को सत्यापित करने के लिए सरकार पूरी तरीके से अब काम कर रही है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि ग्लोबल कंपनियां भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना लें। प्रधानमंत्री की गति शक्ति मिशन इसके लिए काम करे। इसके तहत सभी प्रोजेक्ट्स को समय और बिना बजट बढ़ाए लागू करने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी और यही हमारा फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार चीन से मैन्युफैक्चरिंग के तमाम एस्पेक्ट्स को समझते हुए कई ऐसी कंपनियां जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनसे संपर्क साध रही हैं। यह बताने के लिए कि आप हिंदुस्तान में आइए, हिंदुस्तान में आकर निवेश कीजिए। यहां पर तानाशाही नहीं है, यहां पर लोकतंत्र है। यहां पर आपको चीन से सस्ता लेबर मिलेगा, यहां पर आपको चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज पूरी दुनिया के लिए चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चीन से अगर आर्थिक तौर पर लोहा लेना है, चीन पर अगर आर्थिक वार करना है तो यह आवश्यक है कि भारत आर्थिक स्थिति पर चीन के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे। इसके साथ साथ भारत ने इस बात को भी इन तमाम कंपनियों के सामने प्रस्तुत किया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग आपको सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेंगे। भारत चीन से अपनी कंपनियों को शिफ्ट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। तमाम इन मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत की खूबियां बता रहा है। हालांकि इससे चीन को झटका तो लगेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर ये कंपनियां हिंदुस्तान में आकर 100 लाख करोड़ का निवेश करती हैं तो सोचिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि कोरोना काल के बाद ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने चीन में अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं और वो अपने प्लांट्स को दोबारा खोलना चाहती हैं। इन सभी कंपनियों पर भारत सरकार की निगाह है
और भारत सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा है कि इन कंपनियों के लिए जमीन तय समय के भीतर मुहैया कराया जाएगा। इनके प्लान को बहुत अच्छे तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा और इसके साथ साथ इन कंपनियों के आधार को भी मजबूत किया जाएगा। गति शक्ति योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना रहा है, जो पोर्टल निवेशक और कंपनियों को एक साथ एक ही समय पर लाकर खड़ा कर देगा। संसाधन इस पर आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, मंजूरियां भी मिलेंगी और सभी कॉस्ट को भी कम करने में पूरी मदद मिलती दिखाई देगी। इन सभी कंपनियों में इन सभी कंपनियों में आपको हर तरह की फायदा और सहूलियत मिलता दिखेगा। इसके साथ साथ अब आपको बताते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आज हिंदुस्तान में आकर अपना निवेश कर रही हैं। आप देखिए, एप्पल ने अपने पूरी मैन्युफैक्चरिंग हब को हिंदुस्तान में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे काफी बड़ा फायदा हो रहा है। आईफोन 14 अब हिंदुस्तान में बन रहा है। इस तरह की कई सुविधाएं हिंदुस्तान में मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को काफी